नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और लेक्चर में। आज से हम दोस्तों विधायिका शुरू करने जा रहे हैं, यानी जो नियम बनाने वाली अपनी संस्था है, कानून बनाने वाली संस्था है विधायिका संसद, उसको शुरू करेंगे। तो संसद के 3 भाग होते हैं मुख्य रूप से, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राष्ट्रपति हमने पहले पढ़ लिया, अब हम लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ेंगे। इस पूरे विधायिका का जो चैप्टर है ये काफ़ी लंबा चलेगा, कई पार्ट में आएगा, जिसमें हम लोकसभा राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे, किस प्रकार से कानून बनता है, कोई विधेयक वो देखेंगे, बजट निर्माण की प्रक्रिया देखेंगे, कौन कौन से प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्न लोकसभा में पूछे जाते हैं उनको देखेंगे। तो पूरा डिटेल में हम देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे राज्यसभा एवं लोकसभा का गठन कैसे होता है, उनके सदस्यों को चुनने के लिए चुनाव करते हैं, वो निर्वाचन किस प्रकार से होता है, लोकसभा और राज्यसभा के कार्य क्या हैं और इनकी शक्तियां क्या है, इनके पदाधिकारी कौन होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, उनके क्या कार्य हैं, उनकी क्या अवधि है यानी कार्यकाल है, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, परिसमन आयोग देखेंगे कि लोकसभा सीटों का आवंटन किस प्रकार से पूरे देश में किया जाता है, किस राज्य को कितने सीटें मिलेगी, ये कैसे डिसाइड होता है, और इन लोकसभा और राज्यसभा की अवधि को हम देखेंगे। तो आज का ये चैप्टर है, इसमें हम देखेंगे लोकसभा राज्यसभा का गठन, इनकी चुनाव प्रणाली, कार्य एवं शक्तियां, पदाधिकारी, परिसीमन आयोग और इनके अवधि यानी कार्यकाल। सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों राज्यसभा को। राज्यसभा को अंग्रेजी में काउंसिल ऑफ स्टेट भी कहा गया है हमारे संविधान में। इंग्लैंड में भी एक ऐसा ही सदन है जिसको हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं, इसको सामान्यतया उच्च सदन भी कहा जाता है। अपने भारत में भी इसको उच्च सदन कह देते हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी ये उच्च सदन निम्न सदन नहीं लिखा हुआ है, लोकसभा राज्यसभा लिखा हुआ है। अमेरिका में एक ऐसी संस्था है सीनेट, जो अपने राज्यसभा की तरह ही है। इसके बाद हम देखेंगे कि अब राज्यसभा का गठन कैसे होता है। राज्यसभा के गठन की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 80 में दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का गठन किस प्रकार से होगा ये बताया गया है। उसमें बताया गया कि राज्यसभा की अधिकतम सीटें 250 हो सकती हैं, जिसमें 238 सीटें निर्वाचन होके आएगी, जो प्रतिनिधि है वो चुने जाएंगे, और 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में दोस्तों 245 सदस्य हैं इसमें, जिसमें से 233 कहाँ से आते हैं? राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से, और 12 का मनोनयन है वो राष्ट्रपति करता है। अब इन 12 को मनोनीत राष्ट्रपति किस बेस पे करेगा, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? तो इसके लिए 4 विषय हैं: साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा। इन 4 विषयों में किसी को विशिष्ट अनुभव हो या व्यवहारिक अनुभव हो, उस व्यक्ति को राष्ट्रपति है वो राज्यसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। अब आता है कि हर राज्य को सीटें किस प्रकार से मिलेगी, वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेशों में क्या है, वहां पर समान प्रतिनिधित्व सिद्धांत लागू है कि हर राज्य की राज्यसभा में एक समान सीटें होंगी। लेकिन अपने यहाँ ऐसा नहीं है, अपने यहाँ हर राज्य की अलग अलग सीटें हैं वो दी गई है, और ये चौथी अनुसूची में इसका विवरण दिया गया है। चौथी अनुसूची में क्या लिखा है कि हर राज्य की राज्यसभा में कितनी सीटें होगी। अब ये कैसे डिसाइड होगी? ये डिसाइड होगी दोस्तों जनसंख्या के हिसाब से, कि किसी राज्य की जनसंख्या कितनी है, उस हिसाब से उसी जनसंख्या के अनुपात में उसको राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया जाएगा। अब जनसंख्या के आधार पर कैसे होगी? जो पहली 50 लाख जनसंख्या होगी उसमें प्रति 10 लाख पर एक सीट दी जाएगी, और अगर किसी की 50 लाख से ज्यादा है तो 50 लाख के बाद वाली जो जनसंख्या है उसमें प्रति 20 लाख पर एक सीट दी जाएगी। 50 लाख से कम है तो प्रति 10 लाख सीट पर एक, और अगर 50 लाख से ज्यादा है तो 50 लाख तक तो प्रति 10 लाख पर एक दी जाएगी, और 50 लाख से ऊपर वाली जो जनसंख्या होगी उसमें प्रति 20 लाख पर एक सीट है उसको आवंटन किया जाएगा। इस हिसाब से जो सबसे ज़्यादा सीटें पाने वाले राज्य हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है तो वहाँ पर 31 सीटें दी गई है, महाराष्ट्र में 19 और तमिलनाडु में 18 सीटें हैं। इसके अलावा कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनको केवल एक सीट मिली हुई है, उनकी जनसंख्या 10 लाख से भी कम है। ऐसे 6 तो हो गए अपने जो 7 सिस्टर बोलते हैं: अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा,
नागालैंड, मेघालय, और 2 राज्य अलग से हैं, सिक्किम और गोवा। तो ये टोटल 8 राज्य ऐसे हैं जिनकी केवल 1 राज्यसभा सीट है। पुदुचेरी ऐसा संघ राज्य क्षेत्र है जिसकी राज्यसभा में 1 सीटें हैं। अब यहाँ पर ये बात आती है कि संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व कैसे सुनिश्चित किया जाएगा। ये इस प्रकार से सुनिश्चित किया जाएगा कि जिस संघ राज्य क्षेत्र में, जिस यूनियन टेरिटरी की अपनी विधानसभा है, तो वो अपना एक राज्यसभा सदस्य है या अपनी जनसंख्या के अनुपात में राज्यसभा सदस्य भेज सकती है। पुदुचेरी का भी कितना, 1 जाता है। दिल्ली को 3 राज्यसभा सीटें हैं और जम्मू और कश्मीर को 4 राज्यसभा सीटों का आवंटन किया गया है। क्योंकि राज्यसभा के जो सदस्य हैं उनका निर्वाचन कैसे होता है ये आगे हम देखेंगे, लेकिन पहले बता देता हूं, उनका निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। अब जिन यूनियन टेरिटरीज में संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभा ही नहीं है, तो वहां पर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसलिए जो बाकी के अपने यूनियन टेरिटरीज बन गए, केंद्र शासित प्रदेश बच गए, वहां से राज्यसभा के लिए किसी भी प्रकार की सीट का आवंटन नहीं किया गया है। केवल 3 हैं, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी और दिल्ली। यहाँ से राज्यसभा के लिए सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देख लिया आपने। ये यहाँ पर याद रखना है कि लगभग किसी परीक्षाओं में पूछता है तो 3 जो सबसे ज़्यादा सीटें हैं राज्यसभा की, उत्तर प्रदेश में 31, महाराष्ट्र 19, तमिलनाडु 18। यहाँ पर एक चेंज आएगा आगे जाकर के लोकसभा की सीटों का। वहाँ पर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तो रहेंगे, लेकिन वहाँ पर तमिलनाडु की जगह पश्चिमी बंगाल आ जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। अब आगे चलते हैं कि राज्यसभा का निर्वाचन कैसे होगा, राज्यसभा के सदस्य चुने कैसे जाएंगे। तो राज्यसभा के निर्वाचन की जो प्रणाली है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगी। अब आपने ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, इसका नाम पहले भी सुना है। ये किन व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होती है? राष्ट्रपति में यही प्रयुक्त होती है, उपराष्ट्रपति में भी यही होगी, राज्यसभा में भी यही होगी, और विधान परिषद में भी ऐसे ही होता है। विधान परिषद में होता है क्या? विधान परिषद का मैं कन्फर्म नहीं हूँ भाई, अभी हटा ही देता हूँ इसको, क्योंकि मैंने अभी लेटेस्ट पढ़ा नहीं है। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन किया जाएगा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा। ठीक है, इसमें विधानसभा के सदस्य हैं वो वोट करेंगे, केवल और केवल निर्वाचित। कुछ राज्यों के लिए विधानसभाओं में 1 या 2 सदस्य मनोनीत करने का भी प्रावधान है कि अगर कहीं पर SC ST का उपयुक्त प्रतिनिधित्व नहीं हो तो राष्ट्रपति वहां पर मनोनीत कर सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा किसी भी राज्य में नहीं है। इसलिए यहाँ पर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य यानी MLA वही वोट करेंगे राज्यसभा सदस्यों के लिए। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है, उसमें यह चीज दी गई है कि किस प्रकार से राज्यसभा है उसका चुनाव किया जाना चाहिए। अब पहले यह था कि जो राज्यसभा के लिए प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, उम्मीदवार खड़ा हो रहा है, उसका उस राज्य का होना जरूरी था। उस राज्य की मतदाता सूची में उसका नाम होगा, तभी वो उस राज्य से राज्यसभा का प्रत्याशी है वो खड़ा हो सकता है। लेकिन 2003 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में एक संशोधन किया गया, जिसमें बताया गया कि किसी भी प्रत्याशी का उस संबंधित राज्य से, जिस राज्य की सीट के लिए चुनाव हो रहा है, उसका मतदाता सूची में नाम या उसका मूल निवासी होना जरूरी नहीं है। किसी दूसरे स्टेट का जो निवासी है वो भी किसी दूसरे स्टेट से राज्यसभा का चुनाव है वो लड़ सकता है। अब ये मतदान कैसे होगा? पहले गुप्त मतदान होता था 2003 से पहले, जिसमें अपने हिसाब से आप प्रत्याशियों को वरीयता क्रम के अनुसार वोट दे सकते थे। लेकिन बाद में कुछ धन के चक्कर में लोग आकर के, कुछ दबाव के चक्कर में MLA आ जाते थे और अपनी पार्टी के उम्मीदवार को वोट ना दे करके दूसरे पार्टी की उम्मीदवार की वरीयता को प्राथमिकता दे देते थे। इसलिए क्या होता था कि जो पार्टी अभी सत्ता में है उस पार्टी का राज्यसभा में सदस्य है वो नहीं जाता था। अब इसके कुछ सकारात्मक पक्ष भी थे, नकारात्मक पक्ष भी थे। नकारात्मक क्या है कि अगर उस पार्टी का सदस्य है
वो राज्यसभा में नहीं जाएगा तो राज्यसभा में उसका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। और अगर कोई विधेयक उसको कानून बनाना है तो उसे लोकसभा से भी पारित होना चाहिए और राज्यसभा से भी पारित होना चाहिए। अगर राज्यसभा में उसका पारित नहीं हो पाएगा कम सदस्यों की वजह से, तो वहां पर जो सत्ताधारी दल है, जिसकी सरकार है, उस सरकार के काम रुक जाते हैं कुछ समय के लिए। तो वो काम ना रुके और एक सुदृढ़ निर्णय लेने की क्षमता में सरकार बनी रहे, इसलिए ये पाया गया कि यहाँ पर गुप्त मतदान की बजाय खुला मतदान कराया जाए। अब खुले मतदान का क्या मतलब होता है? खुले मतदान का मतलब है कि जैसे ही कोई विधायक अपनी प्राथमिकताओं को लिखेगा उसके अंदर कि 1 नंबर पे इसको, 2 नंबर पे इसको, 3 नंबर पे इसको, तो उसकी पार्टी का जो सदस्य होगा उसको 1 नंबर देना है और उस बैलेट पेपर को अपनी पार्टी का जो एजेंट होगा मतदान के समय उसको दिखाना होगा। ये देखो, मैंने अपनी पार्टी के ही जो प्रत्याशी है उनको 1 नंबर वरीयता दी है। अगर वो ऐसा नहीं करता है या किसी दूसरी पार्टी के एजेंट को ये दिखाता है तो उसका मत है वो कैंसिल हो जाएगा, उसका मत की गणना ही नहीं होगी। इस प्रकार से खुला मतदान होता है और खुले मतदान के कारण ही जिस पार्टी के जितने सदस्य होते हैं विधानसभाओं में, उस राज्य में उसी अनुपात में विधानसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, उनका आवंटन कर दिया जाता है। अब है राज्यसभा की सदस्यता की शर्तें कि किसी व्यक्ति को अगर राज्यसभा का सदस्य बनना है उसके लिए उसको क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या शर्तें होनी चाहिए। सबसे पहली हर जगह मांगी जाती है एक ही सदस्यता कि वो भारत का नागरिक हो, वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। अब राज्यसभा का सदस्य होने के लिए 30 वर्ष की आयु का पूर्ण होना जरूरी है। और उपराष्ट्रपति के लिए कितनी जरूरी है? क्या उपराष्ट्रपति के लिए भी 30 वर्ष है? राष्ट्रपति के लिए तो 35 वर्ष है, उपराष्ट्रपति का मुझे पता नहीं। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष है। आप यहाँ पर क्लियर हो जाइए कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इन दोनों के लिए आयु 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति में लोकसभा का सदस्य बनने वाली योग्यताएं होनी चाहिए और उपराष्ट्रपति में राज्यसभा का सदस्य बनने वाली योग्यताएं होनी चाहिए। आयु दोनों की 35 वर्ष ही है। लोकसभा में 25 साल है लेकिन राष्ट्रपति के लिए आयु 35 वर्ष, राज्यसभा में आयु 30 साल है लेकिन उपराष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष। तो यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य की बात हो रही है तो उसकी आयु मिनिमम 30 साल होनी चाहिए। किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का अर्थ मैं आपको राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में बार बार बता चुका हूँ। दिवालिया या विकृत चित्त, किसी न्यायालय के द्वारा उसको दिवालिया घोषित नहीं किया होना चाहिए और वो मानसिक रूप से विकृत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो भी कानून है वो संसद विधि के द्वारा बनाएगी कि ये योग्यताएं होनी चाहिए, वो उसको पूरी करना चाहिए, तभी वो संसद में राज्यसभा का प्रतिनिधि निर्वाचित होने के लिए योग्य होगा। और अगर कोई प्रश्न उठता है कि क्या ये प्रत्याशी राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य है या नहीं, अर्हित है या नहीं, तो इसका जो अंतिम निर्णय है वो राष्ट्रपति करता है चुनाव आयोग की सिफारिश पर। ये आप याद रख लेना कि प्रत्याशी के लिए जो अंतिम निर्णय है राज्यसभा का प्रत्याशी कि ये बनने के योग्य है कि नहीं, वो राष्ट्रपति करता है चुनाव आयोग की सिफारिश पर। लेकिन अगर दल बदल कानून के आधार पर किसी को निर्योग्य ठहराया जाता है तो वो लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करता है, वहां पर राष्ट्रपति की कोई भूमिका नहीं है। दल बदल के आधार पर लोकसभा का अध्यक्ष, और अगर राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए तो वो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। ठीक है दोस्तों। अब है राज्यसभा और उसके सदस्यों का कार्यकाल। कार्यकाल क्या रहेगा? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? क्या ये 6 वर्ष होता है? तो राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष नहीं होता। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राज्यसभा का कोई भी सदस्य है वो 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसका विघटन नहीं होता है। जैसे लोकसभा का क्या होता है, लगभग 5 साल के बाद ये विघटित हो जाती है अपने आप ही, 5 साल से पहले भी हो सकती है। लेकिन राज्यसभा एक स्थायी सदन है और 6 वर्ष इसके सदस्यों का कार्यकाल है वो सेम है। अमेरिका में भी ऐसे ही है, सीनेट में, और ऑस्ट्रेलिया में भी जो अपर हाउस है उसमें भी सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। अब इस 6 वर्ष को लेने के पीछे क्या तर्क है वो हम समझेंगे। इसके जो 1/3 सदस्य हैं ये हर 2 साल बाद क्या हो जाएंगे, पदमुक्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 183 के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 83 में ये लिखा गया है
कि राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद पदमुक्त हो जाएंगे, यानी उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इतनी ही चीज लिखी गई है। तो अब कार्यकाल 6 वर्ष कहाँ से डिसाइड किया गया? ये डिसाइड किया गया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार। ये संसद ने विधि बनाकर इसको डिसाइड किया है। अगर संसद चाहती तो यहाँ 6 साल की जगह 3 साल भी उनका कार्यकाल कर सकती थी, 9 साल भी कर सकती थी, क्योंकि संविधान में सिर्फ इतना लिखा है कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद पदमुक्त होंगे। तो अब जो दूसरे देशों में प्रक्रिया चल रही होती है, हमें उनका कुछ अनुसरण करना होता है, उनको कुछ देख करके प्रभाव। तो अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के हिसाब से हमने भी राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना कर दिया? 6 साल कर दिया। अब बात आती है कि जो अपनी पहली राज्यसभा बनी, अब लोकसभा बनी, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लोकसभा के सभी सदस्य हैं, उनका कार्यकाल जब तक लोकसभा रहती है तब तक होता है, लगभग 5 साल तक लोकसभा रहती है। लेकिन राज्यसभा में ये था कि हर 2 साल बाद 1/3 सदस्य पदमुक्त हो जाएंगे। तो जो 1952 में अपने पहले चुनाव हुए थे, उसमें भी अपनी राज्यसभा बनी होगी। तो उसमें राज्यसभा के जो सदस्य थे 216 सदस्य थे शुरू में, इसमें से 12 मनोनीत थे और 204 थे वो क्या थे? निर्वाचित थे। अब इन 204 में से दुविधा ये आई सामने कि 204 में से 2 साल बाद रिटायर किन्हें किया जाए। अगर मान लो आप राज्यसभा के सदस्य बन गए, अब आपको बोल दे कि आप 2 साल बाद रिटायर हो जाना, बाकी आधे वो 4 साल बाद होंगे, आधे वो 6 साल बाद होंगे, तो आप ये बात नहीं मानोगे। अब ये प्रश्न गया चुनाव आयोग के सामने। तो चुनाव आयोग ने एक सिफारिश की कि जो ये 204 सदस्य हैं और 12 मनोनीत सदस्य हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांट दो, कैट 1, कैट 2 और कैट 3। जो कैट 1 वाले हैं इनको 6 वर्ष के बाद पदमुक्त करना है। कैट 2 वालों का कार्यकाल 4 वर्ष होगा और कैट 3 वालों का कार्यकाल 2 वर्ष होगा। अब इनको कैट 1, कैट 2, कैट 3 में बांटा कैसे जाए? तो सिंपल सा वहां पर एक फॉर्मूला था कि लॉटरी निकाल लो। लॉटरी के हिसाब से जो पहले, अब 204 को हम 3 से भाग देंगे तो 3 6 18, 2 24, 3 8 24, 68 बंदों की एक कैटेगरी बनती है। और जो 12 मनोनीत सदस्य हैं उनको भी बांटना है 3 कैटेगरी में, तो ये 4 बंदों की कैटेगरी बनेगी। अब कैटेगरी में बांट दी 68 सदस्य। अब ये नहीं है कि पूरे राज्यसभा के जो 68 सदस्य हैं उनका कराओ, नहीं, राज्यों के अनुसार। अगर किसी राज्य को 12 सीटें मिली हुई है तो उसमें से लॉटरी निकाल करके 4 में बांटो। किसी को 15 सीटें मिली हुई है तो फिर लॉटरी के माध्यम से कैटेगरी राज्यों के अंदर बनाओ कि राज्य में भी रोटेशन चलता रहे और पूरी राज्यसभा में भी रोटेशन चलता रहे। तो उसमें 68 की 3 कैटेगरी बना दी। जो तीसरी कैटेगरी वाले थे वो शुरू के 2 साल में ही रिटायर हो गए। जो दूसरी कैटेगरी वाले थे वो 1956 में रिटायर हो गए और जो पहली कैटेगरी के थे वो उनको 1958 में पदमुक्त कर दिया गया। इस प्रकार से ये रोटेशन हमारी पहली राज्यसभा है उससे चल पड़ा और बाद में तो ये रिटायर होते गए और नए आते गए। तो ये रहा राज्यसभा और उसके सदस्यों का कार्यकाल। राज्यसभा स्थायी सदन है और सदस्य है वो 6 वर्ष तक रह सकते हैं। हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य हैं वो कार्यकाल खत्म करते हैं और उनकी जगह नए सदस्य चुने जाते हैं। राज्यसभा में ना सारे सदस्यों का एक साथ निर्वाचन होता है, ना सारे सदस्य एक साथ पदमुक्त होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब है राज्यसभा के पदाधिकारी कि राज्यसभा है उसको चलाने के लिए किसी हेड की तो जरूरत होगी, तो उसके लिए 2 पदाधिकारी होते हैं। एक होता है राज्यसभा का सभापति और एक होता है उपसभापति। अब राज्यसभा का सभापति कौन होता है ये हम पहले वाली क्लासों में डिसाइड कर चुके हैं। राज्यसभा का सभापति होता है दोस्तों उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अब राज्यसभा का सदस्य नहीं होता उसको, तो उसको मत देने का अधिकार भी नहीं होता राज्यसभा में। राज्यसभा में मत नहीं दे सकता है उपराष्ट्रपति। लेकिन अगर किसी भी विचार पर, किसी भी विधेयक पर बराबर मत पड़ जाए, विरोधाभास हो जाए, तो वो वहां पर निर्णायक मत दे सकता है। तो ये बात हो गई उपराष्ट्रपति की राज्यसभा के सभापति की।
इसको उपराष्ट्रपति चैप्टर में हमने पूरा देख लिया कि वो कैसे नियुक्त होता है, कैसे उसका निर्वाचन होता है, कैसे उसको हटाया जाता है। ये उपराष्ट्रपति चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब मुख्य मुद्दा आता है उपसभापति का। उपसभापति कहाँ से बनाया जाएगा? उपसभापति बनाया जाएगा दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों में से। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो अपने में से ही एक उपसभापति है उनका निर्वाचन कर लेते हैं। अगर किसी समय उपराष्ट्रपति नहीं बनाया, उपसभापति नहीं बनाया गया है और उस समय अगर सभापति है, उपराष्ट्रपति है, वो किसी कारणवश वहां पर उपस्थित नहीं है, तो ऐसे में राष्ट्रपति है वो राज्यसभा में से किसी एक सदस्य को नियुक्त कर देगा राज्यसभा में उपसभापति के रूप में, जो उस समय सभापति बन के कार्य करेगा। तो राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। राज्यसभा में भी करता है जब सभापति और उपसभापति दोनों नहीं हो। लोकसभा में भी करता है जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं हो, जब तक उनकी नियमावली नहीं बन जाती है। जो उपसभापति होता है इसको भारत को संचित निधि से वेतन मिलता है। भारत के संचित निधि से वेतन मिलने का क्या मतलब होता है कि इसके वेतन पर संसद में वोटिंग नहीं हो सकती। ये भारत की संचित निधि से वेतन मिलने का एक सीधा सीधा आप अर्थ स्पष्ट कर लो। अब संसद में उसके वेतन पर वोटिंग नहीं होगी तो वो पैसों की तरफ से क्या हो गया, एकदम निश्चिंत हो गया कि ऐसे नहीं है कि उसकी तनख्वाह को कम कर दिया जाएगा, बढ़ा नहीं दिया जाएगा। अगर मैंने उन सांसदों का पक्ष नहीं लिया तो वो सांसद वेतन के लिए मेरे खिलाफ वोटिंग कर देंगे तो मेरा पेमेंट नहीं बढ़ेगी। जी नहीं, कोई अगर ऐसा विचार आया उसकी पेमेंट बढ़ाने का तो वो सीधा पारित होता है। संसद में उसके लिए मतदान की व्यवस्था नहीं है। इसके अलावा उपसभापति क्या कार्य करता है? वो राज्यसभा के सदस्यों को विचार प्रकट करने की अनुमति देता है। उनका क्या कराता है? राज्यसभा में अगर कोई विधेयक आए तो उस पर मतदान कराएगा। उस मतदान के बाद वो उस मतदान का निर्णय बताएगा। राज्यसभा की कार्यप्रणाली है उसको सुचारू रूप से चलते रहे, इसके लिए वो बताएगा कि इसकी बैठक कब करनी है, किस समय पर करनी है, और विरोधाभास की स्थिति में वो एक निर्णायक मत दे सकता है। तो ये है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अब आता है कि उपसभापति को पद से कैसे हटा सकते हैं। उपराष्ट्रपति को जैसे हटा सकते हैं वैसा इसमें नहीं है। उपराष्ट्रपति के लिए क्या चाहिए? राज्यसभा से पारित होगा विशेष बहुमत से, उसके बाद लोकसभा का अनुमोदन चाहिए यानी साधारण बहुमत से। राज्यसभा का 2/3 बहुमत जबकि लोकसभा का साधारण बहुमत से उसको हम पारित कर सकते हैं। उपसभापति के लिए 14 दिन पूर्व उसको सूचना देनी होगी। अब मान लो उपसभापति को हमें आज हटाने का विचार आया है, संकल्प आया है राज्यसभा में, तो उसको 14 दिन पूर्व में कैसे सूचना दें? इसका मतलब ये है कि आज उसको सूचना दे दो कि भाई आपको हम हटाने का संकल्प है वो राज्यसभा में लाने जा रहे हैं, और उसके 14 दिन बाद कार्यवाही शुरू हो जाएगी। उसमें समस्त सदस्य संख्या का बहुमत चाहिए। अब समस्त सदस्य संख्या का क्या मतलब हुआ कि 245 सदस्य हैं वर्तमान में, उनमें से 123 सदस्य अगर वोट डाल के मत दे के ये कह दे कि हमें इस उपसभापति को हटाना है तो हम उसको हटा देंगे, हटा हुआ मान लिया जाएगा, उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। कहीं भी लोकसभा में नहीं जाएगा, राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा, कहीं नहीं, वो हट जाएगा। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए, सभापति के लिए मिनिमम 123 होनी चाहिए और उपस्थित सदस्यों का 2/3 होना चाहिए। मिनिमम 123 तो होने ही होने चाहिए, और उस दिन जितने उपस्थित हैं उनका 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होगा, तभी उपराष्ट्रपति का संकल्प है वो लोकसभा में जाएगा अनुमोदन के लिए। और किस प्रकार से हट सकता है? अगर इसकी सदस्यता खत्म हो जाए, मान लो उपसभापति है वो राज्यसभा का सदस्य होता है, सभापति तो होता नहीं है, तो उसकी सदस्यता यानी उसको 6 साल पूरे हो गए राज्यसभा में, उसका कार्यकाल खत्म हो गया, तो वो अपने पद से अपने आप ही हट जाएगा। इसके बाद है कि वो इस्तीफा दे दे। अब इस्तीफा किसको देगा? उपसभापति सभापति को इस्तीफा देता है और सभापति राष्ट्रपति को इस्तीफा देता है, क्योंकि सभापति है वो उपराष्ट्रपति है। और जब इसके लिए कोई ऐसा संकल्प लाया जाता है कि इसको हम हटाने वाले हैं, तब वो राज्यसभा में अपना पक्ष तो रख सकता है लेकिन उसकी कार्यवाहियों का संचालन नहीं कर सकता, उसका पीठासीन अधिकारी है वो नहीं बन सकता। और राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए जो न्यूनतम गणपूर्ति है वो 1/10 होनी चाहिए। 1/10 यानी 24.5, तो मिनिमम 25 सदस्य चाहिए। कोई भी
बैठक करने के लिए राज्यसभा की। जब तक मिनिमम 25 सदस्य नहीं होंगे तो राज्यसभा का जो सभापति है वो बैठक का संचालन तब तक नहीं करेगा जब तक न्यूनतम गणपूर्ति है या क्वोरम है वो पूरा नहीं होता। तो ये है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अब देखेंगे हम राज्यसभा के कार्य और शक्तियां कि राज्यसभा का काम क्या है। राज्यसभा का मुख्य काम है दोस्तों कि हमारे संविधान का जो संघीय ढांचा है, जो राज्यों का और केंद्र का संबंध है, उनको बना के रखना परस्पर, कि केंद्र ना ज्यादा ताकतवर हो जाए और राज्य है उनका प्रतिनिधित्व है वो बना रहे। इसलिए राज्यसभा की व्यवस्था की गई है। तभी राज्यसभा में राज्यों से चुनकर, राज्यों के जो एमएलए हैं, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, वो अपने प्रतिनिधि चुनकर राज्यसभा में भेजते हैं, ताकि अगर कोई विधेयक आता है तो उस पर राज्यों की ओर से भी विचार विमर्श किया जा सके। ठीक है, तो राज्यसभा की शक्तियां 3 प्रकार की है: विधायी शक्ति, विशिष्ट शक्ति और अन्य शक्ति। अब विधायी शक्ति में गैर वित्त विधेयक आता है। गैर वित्त विधेयक में राज्यसभा की शक्ति है वो लोकसभा के समान ही है, कि गैर वित्त विधेयक है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आ सकता है और इसको दोनों से पारित करवाना जरूरी होता है। हालांकि अगर इन दोनों में विरोधाभास होता है तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, जहां पर लोकसभा का प्रतिनिधित्व ज्यादा रहता है, तो वो लोकसभा के कारण विधेयक है वो पारित हो जाता है। तो गैर वित्त विधेयक है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखा जा सकता है, दोनों से पारित होना जरूरी है। और अगर फिर भी नहीं होता है, विरोधाभास होता है, तो दोनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। और लोकसभा के कारण, लोकसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व ज्यादा होता है, कुछ वहां पर रहते हैं, राज्यसभा में उनके प्रतिनिधि थी, तो बहुमत लोकसभा का बन जाता है, जो प्रचलित सरकार है उसका। धन विधेयक, धन विधेयक है वो सबसे पहले कहाँ आएगा? वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा में नहीं जाता है। धन विधेयक कहाँ आता है? लोकसभा में। किसकी पूर्व अनुमति से आता है? धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं या नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा लोकसभा का अध्यक्ष, ये लोकसभा अध्यक्ष। इसमें 3 चीजें हैं वो आपको ध्यान रखनी है कि धन विधेयक सबसे पहले कहाँ आएगा? लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में नहीं आएगा। दूसरा, धन विधेयक हमेशा राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा। अब कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये डिसाइड कौन करेगा? ये लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अब इसमें राज्यसभा की क्या भूमिका है? तो राज्यसभा का क्या है कि धन विधेयक को कुछ समय के लिए रोक सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको रद्द करवा दे या राज्यसभा उसको पारित नहीं करेगी तो वो लोकसभा से भी पारित नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो मैक्सिमम उसको 14 दिन का समय होता है राज्यसभा के पास, कि 14 दिन तक राज्यसभा है वो धन विधेयक को रोक सकती है। उसके लिए कोई अगर सलाह देना चाहे तो वो लोकसभा को दे सकती है, और लोकसभा उस सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। और अगर राज्यसभा 14 दिनों में उस विधेयक को लोकसभा के पास वापस नहीं लौटाती है तो वो धन विधेयक लोकसभा से पारित मान लिया जाता है, जैसा उसको भेजा गया था उसी अवस्था में। संविधान संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक में एकदम लोकसभा और राज्यसभा बराबर है और इसमें संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। ये नहीं है कि संविधान संशोधन करने के लिए भी संयुक्त बैठक बुला लें और लोकसभा के जो सदस्य हैं, वो जो अभी सत्ता में सरकार है, उसके कारण संविधान संशोधन विधेयक पारित करवा लें। इनका दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अलग अलग 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, तभी ये संविधान संशोधन पारित होता है। संविधान संशोधन विधेयक है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से किसी में लाया जा सकता है। तो ये है राज्यसभा के कार्य और शक्तियां, जिसमें से विधायी कार्य हमने पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं कुछ विशिष्ट कार्य। विशिष्ट कार्य राज्यसभा को 2 अनुच्छेदों से मिलते हैं, अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312। 249 में क्या है? 249 में है कि राज्यसभा अगर ये सोचती है कि कोई राज्य सूची का विषय है, अब सारे विषय वो 3 सूचियों में बांटे गए हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र सरकार बनाती है, राज्य सूची में राज्यों की सरकार, और समवर्ती सूची में दोनों सरकारें बना सकती है, लेकिन प्रभावी केंद्र सरकार का ही माना जाएगा विरोधाभास की स्थिति में। लेकिन अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा को यह शक्ति दी गई है कि अगर वो ये समझती है कि कोई राज्य सूची का विषय है, उस पर देश हित में संसद के द्वारा कानून बनाया जाए, तो वो ये
प्रस्ताव पारित करके और संसद को विधि बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अब राज्य सूची के विषय पर संसद है वो कानून बना सकती है अगर उसको लोकसभा पारित कर दे। और ये जो कानून बनाने की शक्ति है ये संसद के पास 1 साल से ज़्यादा तक नहीं रहेगी। मतलब मैक्सिमम 1 साल तक संसद उस विषय पर कानून बना सकती है। अगर 1 साल से ज़्यादा उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को देनी है तो राज्यसभा इसे हर साल रिन्यू करती रहेगी। हर साल इसका प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, तभी संसद है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगी। और जो संसद का कानून है वही प्रभावी माना जाएगा, ना कि राज्य का कानून। तो ये एक तरह से क्या हुआ, राज्यों की शक्ति है वो संसद को ट्रांसफर कर दी गई, कानून बनाने की शक्ति। जैसे किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा के कारण आतंकवाद निरोधी कोई कानून बनाना है, उसके लिए ऐसी शक्तियां हैं वो राज्यसभा के द्वारा संसद को ट्रांसफर कर दी जाती है। दूसरा है अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 में भी राज्यसभा कुछ शक्ति देती है संसद को। कौन सी शक्ति देती है? अखिल भारतीय सेवाओं की। अब अखिल भारतीय सेवाएं क्या होती है? अखिल भारतीय सेवाएं होती है जिनका एक तरह से भर्ती तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन वो काम करते हैं राज्यों के अंदर, राज्य की सरकारों में, राज्य की कार्यपालिका में। तो अगर राज्यसभा चाहे कि एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन किया जाना चाहिए या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाना चाहिए, तो संसद को ये अपना विचार दे सकती है, अधिगत कर सकती है, जिससे संसद कोई नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सके। ऐसा 1966 में किया गया था, जब भारतीय वन सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, पहले यही था, आईएएस और आईपीएस 2 ही अखिल भारतीय सेवाएं थी, लेकिन 1966 में इनमें आईएफएस भी जोड़ दिया गया, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, भारतीय वन सेवा। तो ये है राज्यसभा की कुछ विशिष्ट शक्तियां, जिससे राज्य के जो शक्ति है वो केंद्र की ओर ट्रांसफर की जाती है, केंद्र को कुछ देश हित में करने के लिए अधिकृत किया जाता है। अब है अन्य शक्तियां। अन्य शक्तियों में आता है कि अगर मान लो देश में आपातकाल लगाया गया, अगर वो आपातकाल 1 महीने से ज़्यादा बढ़ाना है तो उसमें राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। उसको लोकसभा और राज्यसभा है उससे अनुमोदन लेना चाहिए। लोकसभा में तो सत्ताधारी दल होता है वो कर ही देता है, राज्यसभा में भी उसको पारित करवाना चाहिए। दूसरा है अनुच्छेद 356 के अनुसार जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य की विधानसभा का विघटन कर दिया जाता है। तो उस राज्य की विधानसभा का विघटन करने से पहले उसको लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पारित करवाना जरूरी है, तभी उस राज्य की विधानसभा का विघटन किया जा सकता है। राज्यसभा के सदस्य हैं वो जो भारत सरकार में मंत्री है, चाहे वो लोकसभा सदस्य मंत्री बना हो या राज्यसभा सदस्य मंत्री बना हो, अगर लोकसभा का वही सदस्य मंत्री है तो उससे भी वो प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनके विभागों की कुछ जानकारियां हैं वो ले सकते हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के सदस्य भाग लेते ही हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जब हटाना होता है उसमें भी राज्यसभा की भूमिका आप देख चुके हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग आता है उसमें भी राज्यसभा की भूमिका रहती है, जो हम आगे न्यायपालिका पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो ये है न्यायपालिका की शक्तियां। अब हम देखते हैं लोकसभा। लोकसभा को बोलते हैं द हाउस ऑफ पीपल। इंग्लैंड में इसको हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोला जाता है और इसको निम्न सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन, क्योंकि वहां बूढ़े बडेरे लोग बैठते हैं, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में जिसने विशिष्ट सेवा की हो, व्यवहारिक ज्ञान हो, किसको होगा? अनुभवों से प्राप्त होगा। अनुभव कब प्राप्त होगा? जब उम्र खाएंगे। अब इन उम्र के आधार पर वो हो गया उच्च सदन और ये हो गया निम्न सदन। नए नए लड़के आते हैं, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स भी बोलते हैं। अमेरिका में इसको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी बोला जाता है, लेकिन भारत के संविधान में लोकसभा और द हाउस ऑफ पीपल है, इसी का वर्णन है। निम्न सदन, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ये चीजें नहीं है। अब है लोकसभा का गठन है वो अनुच्छेद 81 में दिया गया है। राज्यसभा का अनुच्छेद 80, लोकसभा का अनुच्छेद 81। अब अनुच्छेद 81 में दिया गया है कि लोकसभा की अधिकतम सीटें 552 हो सकती है, जिसमें से 530 कहां से आएंगे? स्टेट से, 20 यूटी से आएंगे और 2 पहले क्या होते थे? मनोनीत होते थे
राष्ट्रपति के द्वारा एंग्लो इंडियन, जिसको 2020 के बाद बंद कर दिया गया है, उसको कंटिन्यू नहीं रखा। अब जैसे आरक्षण होता है ना, SC ST इनका आरक्षण है वो हर 10 साल बाद रिन्यू होता रहता है। तो जब 2019 में ये रिन्यू होना था 2020 में, तो SC ST का तो रिन्यू कर दिया, एंग्लो इंडियन वाला रिन्यू नहीं किया, उसके संबंध में कुछ नहीं कहा, तो वो अपने आप हट गया। वर्तमान जो लोकसभा राज्यसभा है इनमें एंग्लो इंडियन का प्रावधान, एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व अलग से आरक्षित करके नहीं है। ठीक है, वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 543 हैं। 530 कहाँ से आए हैं? स्टेट से, और 13 कहाँ से आए हैं? यूटी से। अब 530 स्टेट से भी आए हैं, 13 यूटी से हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा तो लिखे ही नहीं क्या इसमें? चलो, सबसे ज़्यादा वही है, यूपी में है। कितनी? 80 सीट है के? 80। राज्यसभा में कितनी है? वही है। यूपी 80, फिर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 42 है शायद, और इसके बाद है वेस्ट बंगाल, उसमें है 41 सीटें। ये 3 बड़े राज्य हैं। बाकी यही त्रिपुरा, मिजोरम, सिक्किम, इनमें लोकसभा का नागालैंड में 1-1 सदस्य है। ये ज़्यादा वाली पूछ सकता है। राजस्थान में राज्यसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 25 सीटें हैं, विधानसभा की 200 सीटें हैं, ये याद रखना। राज्यसभा में 10, लोकसभा में 25, विधानसभा में 200। ठीक है, अब है लोकसभा का चुनाव। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के चुनाव में हम वोट डालने जाते हैं, जनता होती है वो प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन करती है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन। लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। 4 प्रकार के इसमें पॉइंट लिखे गए हैं कि प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है कि जो राज्य है, जो देश है, उसको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाएगा और वहां पर निर्वाचन होकर वहां से एक प्रतिनिधि आएगा, अपने प्रदेश का, अपने क्षेत्र का वो क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। एकल सदस्यीय निर्वाचन, एक क्षेत्र से एक ही सदस्य का निर्वाचन किया जाएगा, ये नहीं एक क्षेत्र से 2 सदस्यों का निर्वाचन किया जा रहा है। कुछ देश हैं जैसे न्यूजीलैंड वगैरह, वहां पर एक क्षेत्र से 2-3 सदस्य भी चुने जाते हैं, जबकि भारत में ऐसा नहीं। भारत में एक लोकसभा क्षेत्र से एक ही रिप्रेजेंटेटिव है वो चुन करके आएगा। प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा, डायरेक्ट हर बंदा, एक जो मतदाता है वो वोट डालने जाएगा। ऐसे नहीं कि वो किसी और को वोट डाल रहे हैं फिर वो किसी और को चुन रहे हैं, ऐसा सिस्टम नहीं है, डायरेक्ट चुने जाते हैं। चुनने का वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाएंगे। 1988 से पहले जो वयस्क मताधिकार की उम्र थी ये 21 साल थी। 61वां संविधान संशोधन 1988 हुआ, जिसमें 21 साल को घटाकर कितना कर दिया गया? 18 साल। अब वयस्क मताधिकार की आयु कितना है? 18 साल। 18 साल का जो हो गया है वो वोट बनवाओ और मताधिकार करो, ताकि देश की जो राजनीति है उसमें आपका योगदान बना रहे। अब कोई प्रत्याशी है, प्रतिनिधि है, वो जीता कैसे जाएगा? हिंदी में लिखा है सबसे पहले खंबा चुना पत्ती, अंग्रेजी में लिखते हैं इसको फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। यानी जितने प्रतिनिधि खड़े हैं, जितने प्रत्याशी खड़े हैं किसी लोकसभा क्षेत्र से, उनमें जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाएंगे वही विनर कहलाएगा, वही विजेता कहलाएगा। ये नहीं है कि उसको 50% से ज्यादा वोट लेने, ये सिस्टम नहीं। अगर मान लो 100 वोट हैं और 5 प्रत्याशी खड़े हैं, एक प्रत्याशी को मिल गए 30, एक को मिल गए 20, एक को मिल गए 25, 30 और 20 50 और 25 75, 75 एक को मिल गए 10, 80 एक को मिल गए 15, हो गया नहीं 5। तो अब इसमें जो 30 जिसको मिले हैं ये क्या हो जाएगा? विनर हो जाएंगे। अब 30 मिलते विनर हो गया। ये नहीं है कि 50 100 में से जिसको 51 मिलेंगे वो विनर नहीं होगा, ऐसा सिस्टम नहीं है। जिसने पहले खंबा छू लिया वो विनर बन गया। ये है लोकसभा के चुनाव की प्रणाली। अपने जो MP चुने जाते हैं अपने क्षेत्रों से, वो ऐसे ही चुने जाते हैं। MP ही लोकसभा के सदस्य होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को भी MP ही बोला जाता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों को MLA चुनते हैं, MP को हम खुद चुनते हैं। फिर MP अपने में से जो बहुमत प्राप्त दल होगा अपने नेता को चुनेगा, वो प्रधानमंत्री बनेगा।
अब इसमें आता है कि लोकसभा क्षेत्रों का परिसीमन। परिसीमन यानी उनको सीमाबद्ध कर देना, ये डिसाइड कर देना कि कौन सी सीमा से, कौन से क्षेत्र से प्रतिनिधि है वो चुने जाएंगे। अब इसको समझने का सिस्टम मैं बताता हूँ आपको। ये क्यों किया जाता है? एक तो आपको क्षेत्रगत आपका प्रतिनिधित्व रहे, कि जैसे थार का रेगिस्तान है, उसको मिला करके एक लोकसभा क्षेत्र बनाया गया है, उसका प्रतिनिधित्व एक बंदे को दिया गया ताकि वो रेगिस्तान की समस्याओं को बता सके। कोई पहाड़ी इलाका है, दुर्गम इलाका है, उसको मिला करके एक क्षेत्र बनाया गया ताकि वहां का प्रतिनिधि अपनी जो दुर्गम परिस्थितियां हैं उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में कर सके, उनके हिसाब से नियम कानून है वो बनवा सके, सरकारी योजनाएं बनवा सके। जनसंख्यागत जनसंख्या भी होनी चाहिए और उनका समुचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अब परिसीमन के सिद्धांत क्या है? परिसीमन को करने से पहले हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। जैसे सभी राज्यों की जनसंख्या का अनुपात एक समान है। ऐसे नहीं है कि राजस्थान में 10 लाख पर एक बंदा कर दिया, यूपी में 20 लाख पर एक बंदा कर दिया, जनसंख्या ज्यादा है तो महाराष्ट्र में 15 लाख पर नहीं। लगभग आपको ऐसा ही रखना है कि सभी राज्यों में सभी जो आपने निर्वाचन क्षेत्र चुने उनकी जनसंख्या लगभग एक समान होनी चाहिए। एक्यूरेट तो नहीं हो सकती है, लेकिन लगभग एक समान होनी चाहिए। 31वां संविधान संशोधन 1973 किया गया, जिसमें कहा गया कि जिन राज्यों की जनसंख्या 60 लाख से कम है उसमें वो जनसंख्या वाला नियम लागू नहीं होगा कि 50 लाख तक हर 10 लाख पर एक, उसके बाद 20 लाख पर एक। नहीं तो फिर क्या होगा कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा होगी उनका प्रतिनिधित्व ज्यादा हो जाएगा, जिन राज्यों की जनसंख्या कम होगी उनका प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा। तो ऐसा क्यों किया गया? ऐसा 1973 में किया गया, इसलिए कि उस समय जब से देश आजाद हुआ तो जनसंख्या नियंत्रण के कार्यक्रम चल रहे थे, जिसमें जो दक्षिण भारत के राज्य थे वो तो काफी ज्यादा एक्टिव दिख रहे थे, जनसंख्या को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन जो अपने उत्तर भारत के राज्य हैं, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, इनमें जनसंख्या ताबड़तोड़ बढ़ रही थी। अब दक्षिण भारत वाले बोले कि भैया ऐसे चलता रहा तो हमारा प्रतिनिधित्व आगे कम हो जाएगा, कि परिसीमन आयोग हर 10 साल में बनता था, क्योंकि हर 10 साल में जनसंख्या होती थी, जनसंख्या की गणना, और जनसंख्या की गणना के बाद में परिसीमन होना ही था। तो 1973 में ये चेंज किया गया और सभी निर्वाचन क्षेत्रों की जनसंख्या समान होनी चाहिए। अब परिसीमन आयोग है उसको अनुच्छेद 82 में बताया गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद परिसीमन आयोग बनेगा। कैसे बनेगा? कोई भी जनगणना होगी, मान लो 1971 की जनगणना हो गई, उसमें लोकसभा क्षेत्रों का दोबारा आवंटन करना है। राज्यों के अंदर भी जो क्षेत्र हैं वो थोड़े बहुत इधर उधर करने हैं, और राज्यों के अंदर जो सीटें हैं उनका भी आवंटन दोबारा करना है कि अगर जनसंख्या बढ़ गई है तो ज्यादा सीटें देनी है, जनसंख्या घट गई है तो कम सीटें देनी है। और राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र में परिवर्तन, तो संसद विधि बना करके ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति करेगी जिसको परिसीमन आयोग कहा जाएगा। तो संसद विधि बनाकर ऐसा प्राधिकारी नियुक्त करेगी जो प्रत्येक जनगणना के बाद में मुआयना लेगा और लोकसभा सीटों का राज्यों में आवंटन करेगा, और राज्यों के अंदर क्षेत्र हैं, लोकसभा क्षेत्र, उनमें भी फेरबदल करेगा। ये होता था परिसीमन आयोग, जो अनुच्छेद 82 में दिया गया है, एक संवैधानिक निकाय है। दिक्कत क्या आई? दिक्कत आई कि 1952 से 71 तो सब कुछ सही चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। लेकिन 76 में, 1975 में जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा और 76 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति थी, वो इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा लागू की गई। तो इस समय परिसीमन की प्रक्रिया स्थगित कर दी गई। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि वो दक्षिणी भारतीय राज्यों वाला सिस्टम, वहां पर जनसंख्या कंट्रोल की गई, लेकिन उत्तर भारत में जनसंख्या बढ़ी रही थी। तो उस समय इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन में एक ये फैक्ट है या ये चीज डाली कि वर्ष 2000 तक राज्यसभा, ये लोकसभा क्षेत्रों के लिए जनगणना है वो 1971 वाली ही मानी जाएगी। ऐसा नहीं है कि 81-91 में जनगणना हो रही है उसके आधार पर लोकसभा सीटों का बंटवारा कर दिया जाए, नहीं। अब दक्षिण भारत के जो राज्य हैं उनको जनसंख्या नियंत्रण का कुछ फायदा तो मिलना चाहिए, उल्टा उन्हें तो घाटा हो रहा था जनसंख्या के आधार पर। तो इसने इसको क्या कर दिया, वहां पर रोक दिया कि अब आगे से अगर परिसीमन होगा तो उसमें जनसंख्या 1971 वाली मानी जाएगी, उसके बाद वाली जनसंख्या है 81-91 वाली नहीं मानी जाएगी। कब तक नहीं मानी जाएगी? जब तक वर्ष 2000 के बाद कोई जनगणना नहीं होती है, जनगणना के आंकड़े प्रकाशित नहीं होते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको
वर्ष 2000 तक 1971 वाली जनसंख्या रखने का प्रावधान दे दिया। अब 76 के बाद ये तो है नहीं कि समय रुक जाना था, आते 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 साल 2000 भी आ गया, लेकिन अब सिस्टम वही चल रहा था। दक्षिण भारतीय राज्य जैसे ही वर्ष 2000 आने वाला हुआ तो फिर से उग्र रूप दिखाने लगे कि भाई नहीं चलेगा, बढ़ाओ। तो फिर सरकार ने एक और संशोधन किया, 24वां संविधान संशोधन 2000। इसमें 2026 तक इसको बढ़ा दिया कि 2026 तक 1971 वाली जनसंख्या है उसी के आधार पर सीटों का आवंटन रहेगा, उनमें किसी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज जोड़ दी कि राज्य में सीटों का आवंटन तो कांस्टेंट रहेगा, उतनी ही रहेगी सीटें, लेकिन राज्यों के अंदर अंदरूनी हिसाब से आप उसमें लोकसभा क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकते हो। अब आप बार बार सुन रहे हो परिसीमन लोकसभा क्षेत्र, परिसीमन लोकसभा क्षेत्र। तो जो परिसीमन आयोग है वो लोकसभा क्षेत्रों का ही आवंटन करता है। राज्यों के भीतर पुनर्निर्धारण 84वें संविधान संशोधन 2000 के हिसाब से करने की अनुमति मिल गई। और इसमें जनसंख्या कौन सी ली जाएगी? जनसंख्या ली जाएगी इसमें 1991 वाले। फिर बाद में 87वां संविधान संशोधन हुआ 2003, उसमें बोल दिया गया कि 1991 के आधार पर नहीं, आप 2001 की जनगणना के आधार पर राज्यों के अंदर अंदर लोकसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण कर सकते हो। तो ये चीजें रही। तो ये 2026 तक वही 1971 वाली जनसंख्या के हिसाब से सीटें आवंटित रहेगी। तो 2026 तक लोकसभा सीटों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन है वो नहीं किया जाएगा। फिर 543 है, 550 हो सकती है। तो देखते हैं 2026 के बाद इसको आगे कंटिन्यू किया जाता है या कोई नया प्रावधान लाया जाता है। फिर 2002 में परिसीमन आयोग अधिनियम बनाया गया, जिसके अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस कुलदीप सिंह। इन्होंने असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, झारखंड, जम्मू कश्मीर, इन 6 राज्यों को छोड़ करके बाकी सारे राज्यों में सीटों का पुनर्निर्धारण किया, क्योंकि राज्यों के अंदर तो कर ही सकते हैं, राज्य को जो कुल सीटें दी गई है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इन्होंने 499 सीटों का पुनर्निर्धारण किया, जिसमें 80 की सीट है जो रिजर्व सीट है उसको 79 से बढ़ा करके क्या कर दिया? 84। एसटी की 41 से बढ़ाकर 47। तो वर्तमान में आपको ये याद रखना है, लोकसभा में भी और अपने राजस्थान की विधानसभा में भी। राजस्थान की विधानसभा जब हम राजस्थान पॉलिटी पढ़ेंगे तब देखेंगे। एससी के लिए 84, एसटी के लिए 47। टोटल कितनी होगी? 7 और 4 11, 8 4 12 13, 131 सीटें क्या हो गई? रिजर्व हो गई एससी और एसटी के लिए। बाकी सीटें वो बच गई, वो जनरल कैटेगरी के लिए है। अब इसमें यही है कि जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं वो जो कैटेगरी रिजर्व कर रखी है उसमें सिर्फ एससी एसटी के व्यक्ति हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन बाकी क्षेत्रों में जनरल वाले भी और एससी एसटी वाले भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन उन जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है, उनमें से सिर्फ एससी एसटी का व्यक्ति ही आएगा। ये कैसे हुआ? ये लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 2008 में संशोधन करके। अच्छा, ये सीटें यहाँ लिखी है मैंने। उत्तर प्रदेश में 80 है, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है। उसमें कौन था? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यसभा सीटों में, इसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल। ठीक है, तो ये हो गया परिसीमन आयोग। अब हम देखेंगे लोकसभा की शक्तियां और कार्य, कि जिस प्रकार से राज्यसभा को शक्तियां मिली है, लोकसभा को क्या क्या शक्तियां मिली है। लोकसभा को शक्तियां मिली है विधायी रूप से कार्य करने की शक्ति है, कार्यपालिका पर नियंत्रण किस प्रकार से रखती है, वित्तीय शक्ति क्या है, कुछ अन्य शक्तियां पड़े। अब लगभग सभी मामलों में लोकसभा है वो या तो राज्यसभा के समान प्रभावशाली है या राज्यसभा से ऊपर प्रभावशाली है। राज्यसभा से कम शक्तिशाली लोकसभा किसी भी मामले में नहीं है, क्योंकि लोकसभा क्या करती है? डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन करती है, लोगों का प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व करती है। अब विधायी में वही है, मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक है वो सबसे पहले लोकसभा में ही आएगा, राज्यसभा उसको रोक नहीं सकती है। धन विधेयक लोकसभा से पारित हुआ मान लिया जाएगा। इसी प्रकार वित्त विधेयक है वो भी टाइप 1 है, वो लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। संयुक्त बैठक की अगर कोई सामान्य विधेयक है उस पर राज्यसभा अपनी सहमति नहीं दे रही है तो फिर क्या किया जाएगा? संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी। उसकी अध्यक्षता कौन करेगा?
लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता कर रहा है, और संयुक्त बैठक है जिसमें लोकसभा के सदस्य ज्यादा हैं, सरकार है वो सत्ता में, उसके सदस्य ज्यादा हैं, तो वो साधारण विधेयक भी पारित आसानी से हो जाएगा, उसमें कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। कार्यपालिका पर नियंत्रण की सरकार है उसको लोकसभा में विश्वास हासिल होना चाहिए। जब लोकसभा का विश्वास रहेगा उस सरकार में तभी सरकार चल सकती है, नहीं तो सरकार गिर जाएगी। वित्तीय, धन विधेयक, बजट, ये सब लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं, लोकसभा से ही पारित किए जाते हैं। अन्य वही है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेना, उनके महाभियोग में भाग लेना, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने के लिए इनकी भूमिका है वो राज्यसभा के समान ही। अब देखते हैं लोकसभा की अवधि। लोकसभा का कार्यकाल है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष कब से काउंट की जाती है? जब नई लोकसभा की प्रथम बैठक होती है, प्रथम अधिवेशन होता है, तब से लेकर के उसके 5 साल है वो काउंट किए जाते हैं। बीच में राष्ट्रपति है वो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार इसका विघटन भी कर सकता है। अगर प्रधानमंत्री सलाह दे कि आप लोकसभा का विघटन कर दीजिए तो राष्ट्रपति वो कर सकता है। ऐसा क्यों करता है? ऐसा 2 ही कारणों से करता है कि या तो जो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद है उसको लोकसभा में विश्वास खत्म हो गया है, लोकसभा उस पर विश्वास नहीं कर रही है, स्थिर सरकार नहीं दे पा रही है। अगर गठबंधन सरकार बनी हुई है तो जो अलग अलग दलों के सांसद हैं वो इतना दबाव बना रहे हैं कि सरकार कोई काम ही नहीं कर पा रही है उनके दबाव में। और अगर सरकार ये सोच ले कि अब 4-4.5 साल हो गए हैं, बढ़िया अपना सिस्टम चल रहा है, लोग खुश हैं, तो वो 5 साल से पहले भी चुनाव करवा सकती है लोकसभा का विघटन करवा करके, कि एक नया जनादेश लाया जाए। नया जनादेश यानी हम और ज़्यादा बहुमत में आ जाएं और बढ़िया बढ़िया निर्णय है, कठोर निर्णय, सुदृढ़ निर्णय है वो ले सकें। तो नया जनादेश लाने के लिए भी मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा का विघटन की सलाह राष्ट्रपति को दे सकती है। अब ये है कि क्या लोकसभा का जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया भी जा सकता है? तो ये अनुच्छेद 83(2) में दिया गया है कि अगर आपात की उद्घोषणा हो जाए तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं बढ़ाया जाएगा। 1 वर्ष से कम बढ़ाया जा सकता है, एक बार में 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं। आपातकाल चालू होना चाहिए उसके लिए। अगर आपातकाल खत्म हो गया है तो फिर लोकसभा को विघटित करके नए चुनाव कराने चाहिए, अगर वो 5 साल से ज़्यादा है। लेकिन आपातकाल अगर परिवर्तन में है, वो लोकसभा 5 से 6 साल हो गई, फिर भी आपातकाल चल रहा है तो उसको फिर 1 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। फिर अभी आपातकाल चल रहा है तो उसको 7 से 8 साल के लिए बढ़ा सकते हैं। ऐसी कोई लिमिट नहीं है, बस एक ही लिमिट है कि आपातकाल का परिवर्तन होना चाहिए, आपातकाल लगा हुआ होना चाहिए, तभी हम लोकसभा की जो कार्यकाल है उसको बढ़ा सकते हैं। 42वां संविधान संशोधन करके इंदिरा गांधी सरकार ने एक बार लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 से 6 वर्ष कर दिया था कि आज के बाद से लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रहेगा। लेकिन जनता पार्टी की सरकार जो आपातकाल के बाद बनी थी, उन्होंने जनता के साथ वादा किया था कि हम 42वें संविधान संशोधन में जो जो चीज़ें एक देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए सही नहीं है, जो अपना संविधान का पूरा ढांचा बिगाड़ रही है, उनको हम वापस से सही कर देंगे। तो इन्होंने दोबारा 44वें संविधान संशोधन में 6 साल से वापस 5 साल कर दिया, और आज तक वही 5 साल वाला कार्यकाल चल रहा है। अभी वर्तमान में 18वीं लोकसभा चल रही है 24 के बाद। ठीक है दोस्तों, अब है लोकसभा के पदाधिकारी कि जिस प्रकार राज्यसभा के सभापति उपसभापति होते हैं उस प्रकार लोकसभा के भी कोई हेड होते होंगे। तो लोकसभा के हेड होते हैं अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। अब आपको ध्यान रखना है कि विधानसभा और लोकसभा दोनों एक जैसी होती है, विधान परिषद और राज्यसभा लगभग एक जैसी होती है। लोकसभा और विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा और विधान परिषद में सभापति और उपसभापति होते हैं। अब लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे चुना जाएगा? तो सबसे पहले क्या करेगा, अनुच्छेद 93 से 97 में ये चीज दी गई है, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अलावा एक पैनल भी बनाया जाता है, एक सूची बनाई जाती है, जिसमें कि अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही उपस्थित ना हो तो इन सूची में वरीयता के आधार पर वो व्यक्ति है, वो सांसद है, वो लोकसभा का अध्यक्ष बनेगा, लोकसभा बैठक की अध्यक्षता करेगा। अब अध्यक्ष का चुनाव है वो राष्ट्रपति उसकी तारीख डिसाइड करता है कि इस तारीख को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। फिर सांसद वोट डालेंगे
और अपना लोकसभा अध्यक्ष चुन लेंगे। अब उपाध्यक्ष चुनना है। उपाध्यक्ष के चुनाव की तारीख अध्यक्ष तय करेगा, ठीक है, अध्यक्ष तय करेगा उपाध्यक्ष की। कितने दिन में? यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो जाए। अब जितनी जल्दी हो जाए, ये यथाशीघ्र, यथाशीघ्र इस शब्द का फायदा उठा करके 2019 के बाद से अब तक उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ ही नहीं है। सिर्फ अध्यक्ष हैं। वर्तमान में ओम बिरला जी हैं, वो अपने लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख राष्ट्रपति, उपाध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख अध्यक्ष डिसाइड करेगा। इसके जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो अलग से कोई शपथ नहीं लेते हैं, क्योंकि अनुसूची 3 में इनके लिए अलग से शपथ का कोई प्रावधान नहीं है। ये वही शपथ लेते हैं जो लोकसभा के सदस्य शपथ लेते हैं, उसके अलावा कोई अलग से शपथ या प्रतिज्ञान नहीं लेते हैं। और लोकसभा सदस्यों की जो शपथ है वो कहाँ पर है? अनुसूची 3 में है। इसके अलावा एक प्रक्रिया संबंधी नियमावली बनाई जाती है लोकसभा में, जिसमें अधिकतम 10 सदस्यों की सूची है वो जारी की जाती है। एक पैनल बनाया जाता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में इन सूची में वरीयता के आधार पर जो सांसद हैं वो अध्यक्षता करेंगे। अगर मान लो अध्यक्ष चुना गया है, उपाध्यक्ष चुनाया नहीं गया और उसमें ये प्रक्रिया संबंधी नियमावली है, इसकी सूची भी बनी नहीं है, ये तो है नहीं कि सारा काम एक ही दिन में हो जाता है, तो उस समय अगर अध्यक्ष नहीं है तो राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी सांसद को उस दिन की बैठक के लिए अध्यक्ष घोषित कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। राज्यसभा में भी किया था, लोकसभा में भी करेंगे। अब है पदावधि तथा हटाए जाने की प्रक्रिया। ये अनुच्छेद 94 में दी गई है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हम पद से कैसे हटा सकते हैं। तो एक तो है कि लोकसभा का विघटन हो जाए, लोकसभा विघटन होते ही तो अपने आप ही हट जाएंगे। एक है कि उसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाए। मान लो कि वो चुनाव जीत के सांसद बना, लेकिन बाद में न्यायालय ने उसका चुनाव अवैध घोषित कर दिया, तो वो क्या होगा? अपने पद से हट गया, तो वो अध्यक्ष वैसे ही नहीं रहा। अगर वो इस्तीफा सौंप दे, अब इस्तीफा किसको सौंपेगा? इस्तीफा यही है कि अध्यक्ष है वो उपाध्यक्ष को इस्तीफा सौंपेगा और उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपेगा। ये चीज तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से, जैसे अब 543 है, 543 का आधा कितना हो गया? 250 और 22, 272। अगर 272 सदस्य ये प्रस्ताव पारित कर दे कि हम इस अध्यक्ष को हटा रहे हैं, उपाध्यक्ष को हटा रहे हैं, तो वो हट जाएगा। लेकिन इसकी पूर्व सूचना उसको 14 दिन पहले देनी होगी। मतलब 14 दिन, आज सूचना दे दी तो उसके 14 दिन बाद हम वो संकल्प पारित करेंगे। तब तक वो जितने ताफड़े तोड़ना है तोड़ लेगा, सदस्यों को मनाना है मना लेगा, बोल लेगा भी मेरी क्या गलती होगी, ठीक है। जब उस पर यह कार्रवाई चल रही होगी तो वो उस समय लोकसभा में पीठासीन अधिकारी के रूप में कार्यवाहियों का संचालन नहीं करेगा, अपना पक्ष रख सकता है और अपने जो संकल्प है उस पर ना वो मत कर सकता है, ना वो मतदान कर सकता है उसमें, और ना वो कार्यवाहियों का संचालन कर सकता है, और वो निर्णायक मत भी नहीं दे सकता अपने पक्ष में। तो ये है उनको पदावधि से हटाए जाने की प्रक्रिया। अब है लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता। अब लोकसभा अध्यक्ष है वो पूरी लोकसभा के लिए उत्तरदायी। पूरी लोकसभा में अलग अलग दलों के सदस्य हैं, सांसद हैं। सांसद है तो ऐसे तो है नहीं कि कोई दूसरी पार्टी का सांसद है तो वो सरकार के एकदम अगेंस्ट है, उसको बोलने ही ना दिया जाए। वो अपने लोकसभा क्षेत्र है उसका प्रतिनिधित्व करता है, उसकी जनता ने उसको चुनकर भेजा है, तो उसको संसद में बोलने का पूरा अधिकार है। अब अगर लोकसभा अध्यक्ष वो निष्पक्ष रहेगा तो हर सांसद को, चाहे वो सरकार में हो या नहीं, चाहे वो विपक्ष में हो, चाहे वो निर्दलीय भी क्यों ना हो, उसको बोलने का उतना ही अधिकार है जितना किसी सत्ताधारी दल के सांसद को। तो अब इस चीज की निष्पक्षता कौन रखेगा? लोकसभा अध्यक्ष। अब इसके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं? इंग्लैंड में क्या प्रावधान है इसके लिए? इंग्लैंड में ये है कि जिसको लोकसभा अध्यक्ष बना दिया गया वहां पर निम्न सदन में, हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो उसको अपने दल की सदस्यता से इस्तीफा दे देना है। कि मान लो वहां कोई दल है, मान लो इंग्लैंड में कोई बीजेपी है, तो अगर बीजेपी का कोई सदस्य लोकसभा अध्यक्ष बन गया तो वो अपनी बीजेपी की सदस्यता से इस्तीफा देगा। लेकिन भारत में तो उल्टा है इसका। भारत में यह है कि अगर किसी ने अपने दल की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया तो उसकी सदस्यता ही रद्द हो जाती है, संसद की सदस्यता ही रद्द हो जाती है,
वो संसद का सदस्य नहीं रहता, उसको दोबारा निर्वाचित होकर आना पड़ता है। तो भारत में ये व्यवस्था नहीं है। अब एक चीज ये उसको करती है कि समस्त सदस्यों के बहुमत से हटाया जाता है। जितने सदस्य हैं उनके बहुमत से हटाया जा सकता है, ये नहीं कि कुछ सदस्यों के बहुमत से उसको हटाया जा सके। कार्यों एवं आचरण की लोकसभा में चर्चा नहीं, लोकसभा में चर्चा नहीं। वो क्या कार्य कर रहा है, किसको बोलने का अधिकार दे रहा है, किसको कितना टाइमिंग दे रहा है, इस पर लोकसभा में विचार नहीं किया जा सकता। लोकसभा में उस पर ये उंगली नहीं उठा सकती कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय आप ये कर रहे हो, आप मुझे बोलने का समय नहीं दे रहे, आप उस पार्टी को, नहीं। वो जो कार्य कर रहा है उसको करने देना है, उस पर किसी भी प्रकार का आचरण पर चर्चा नहीं की जाएगी लोकसभा में। दूसरा, वो अपनी कोई कार्यवाही करता है लोकसभा अध्यक्ष के नाते, कुछ बोलता है, कुछ निर्णय देता है, तो वो इसके लिए किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं है, किसी भी न्यायालय में इसके लिए जवाबदेह नहीं होगा। दूसरा, उसका वेतन है वो भारत की संचित निधि से मिलता है। मैंने आपको बताया था कि वेतन भारत की संचित निधि से मिलता है, तो उसके वेतन पर मतदान नहीं, तो इसको किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आज के टाइम में पैसा एक मुख्य जरूरत तो है ही, सब कुछ नहीं है तो भी, तो वो उसके वेतन पर मतदान नहीं होगा, सीधा पारित हो। इसको एक अच्छा स्थान देने के लिए जो हायरार्की अपना पदक्रम सोपान है, उसमें इसको सीजीआई के साथ 7वें स्थान पर रखा गया है। ये भी चीज बढ़िया है। अगर कोई विरोधाभास होता है तो वो निर्णायक मत देता है। सामान्य परिस्थितियों में उसे मत नहीं देना है। ऐसा नहीं है कि कोई विधेयक है उसमें सबसे पहले हाथ खड़ा करके खुद विधेयक पर सहमति दे दी या असहमति दे दी, ऐसा नहीं है। आपको लोकसभा के जो दूसरे और सदस्य हैं बाकी, उनसे मतदान करवाना है। फिर भी अगर मतदान बराबर आता है तब आप निर्णायक मत दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि सबसे पहले मत दे के खड़े हो गए, तो उसमें क्या है, उसमें थोड़ा सा झुकाव हो जाता है, ये चीज नहीं है। इसके बाद देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियां क्या है और उसके कार्य क्या है, कि क्या क्या काम वो कर सकता है, किस किस शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो लोकसभा की बैठकों का संचालन करता है, कार्यवाहियों का नियंत्रण करता है। धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, वो लोकसभा अध्यक्ष ही बताता है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है, उसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन बुलाता है, राष्ट्रपति बुलाता है। निर्णायक मत देता है, अभी हमने बात की। और अगर कोई सांसद दल बदल विरोधी कानून के अनुसार अपना दल छोड़ करके दूसरे दल की सदस्यता लेता है, या अपने दल से इस्तीफा देता है, या अपने दल के ना कहे अनुसार क्रॉस वोटिंग करता है, तब लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है कि इसको अयोग्य ठहराया जाए या नहीं। लेकिन ये लोकसभा अध्यक्ष का ये निर्णय न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंडर आता है। न्यायालय इसकी पुनर्समीक्षा कर सकता है। किस सदस्य को बोलने का मौका देना है, कितनी देर तक बोलने देना है, ये लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति है। संसदीय समितियों पर नियंत्रण कर रहा है। जो संसदीय समितियां बनती है उसमें खुद अध्यक्ष बनता है अगर सदस्य होता है तो। बाकी संसदीय समितियां कैसे कैसे काम करेगी वो सारी चीजें लोकसभा अध्यक्ष देखता है। संसद के जो कर्मचारी है, संसद के जो सदस्य हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करता है। जैसे अगर किसी संसद के सदस्य को गिरफ्तार करने आना है, उस पर कोई आपराधिक कार्रवाई होने वाली है या जो कुछ भी है, तो लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही ये सब कुछ हो सकता है। वैसे नहीं है कि संसद में पुलिस घुस गई है, वो किसी संसद से विधायक को गिरफ्तार, नहीं, ऐसा नहीं होगा। संसद की परिसर की सुरक्षा है वो लोकसभा अध्यक्ष का जिम्मा होता है। बैठकों के लिए दिन व समय निर्धारित करता है कि किस दिन बैठक करेंगे, कितने पर बैठक करेंगे। गणपूर्ति 1/10 होनी चाहिए। 543 है तो मिनिमम कितने होने चाहिए, 55 सांसद होंगे तभी बैठकों की कार्यवाही का संचालन होगा। जब तक 55 सांसद नहीं होंगे तब तक कार्यवाही नहीं करेगा। लोकसभा अध्यक्ष कार्यवाही को स्थगित रखेगा। अब है लोकसभा उपाध्यक्ष। लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि पर होगा। कार्यकाल वही है उपाध्यक्ष के टाइप ही, जब तक लोकसभा का विघटन ना हो, उसकी सदस्यता से मुक्त नहीं कर दिया जाए, इस्तीफा ना दे दे। इस्तीफा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का भी वही सिस्टम है। शक्ति भी वही रहेगी जब वो उपाध्यक्ष के आधार पर उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के लिए काम करेगा। अध्यक्ष अनुपस्थित है तो वो अध्यक्ष का अधीनस्थ नहीं है। ऐसे नहीं है कि उपाध्यक्ष है वो अध्यक्ष के अंडर में है, अध्यक्ष उसको काम सौंप रहा है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। जब अध्यक्ष नहीं होगा तो वो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त बैठक है उस समय भी वो अध्यक्षता करेगा। किसी भी संसदीय समिति का अध्यक्ष
यानी अगर वो किसी भी संसदीय समिति का सदस्य चुना जाता है, जो लोकसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है, वो अगर किसी संसदीय समिति में सदस्य है तो वो ऑटोमेटिकली उसका अध्यक्ष होगा। ये नहीं है कि उसको अलग से अध्यक्ष बनाया जाएगा या उसको अध्यक्ष ना बना करके किसी और सांसद को अध्यक्ष बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। वो ऑटोमेटिकली ही उपाध्यक्ष है, वो संसदीय समिति का अध्यक्ष बन जाएगा अगर वो उस समिति का सदस्य है। 1996 से पहले क्या होता था कि जो सत्ताधारी दल है उसी का अध्यक्ष होता था, उसी का उपाध्यक्ष होता था। लेकिन बाद में एक संसदीय परंपरा को विकसित करते हुए यही माना कि 1996 के बाद 2019 तक अध्यक्ष है वो रहता है सत्ताधारी दल का, उपाध्यक्ष है वो विपक्षी दल का कोई सदस्य होता है। लेकिन 2019 में जब से मोदी सरकार बनी है, उपाध्यक्ष का चुनाव ही नहीं करवाए। अब कई बार न्यायालय में केस भी आते हैं, मुद्दा भी उठाते हैं कि ये गैर संवैधानिक है, उपाध्यक्ष का चुनाव करवाया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उपाध्यक्ष का चुनाव है वो नहीं हुआ है। तो ये था दोस्तों अपनी लोकसभा और राज्यसभा का गठन, कार्यकाल, उसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, ये सब चीजें हमने आज की वीडियो में देखी। तो अब जब से चैनल बनाए हैं 3 कमेंट आए हैं, तीनों कमेंट यही पूछ रहे हैं कि सर क्या आप पॉलिटी पूरा पढ़ाओगे, सर आप लास्ट तक पढ़ाओगे ना, सर आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हो, अच्छे से समझ आ रहा है, ऐसे ही कंटिन्यू रखिए। तो मैं लास्ट तक पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस करवाऊंगा, पॉलिटी के साथ साथ जियोग्राफी, इकोनॉमी, जितने सब्जेक्ट हैं वो सारे पढ़ाऊंगा। एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं खुद भी पढ़ता हूँ, आपको भी पढ़ाऊंगा। तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वीडियो एक दिन ना आए, तो उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको ऐसे ही कंसेप्ट क्लियर करते हुए एकदम गहराई के साथ हम पढ़ेंगे। कुछ प्रश्न है वो भी हम जैसे जैसे अपना एक सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा तो उस सब्जेक्ट के साथ में प्रश्न भी लाएंगे और अलग से दूसरे सब्जेक्ट की वीडियो भी लाएंगे। टेलीग्राम चैनल पर भी कुछ प्रश्न डाल दिया करूँगा। कुछ आपको भी पढ़ना है, ऐसे नहीं है कि बिल्कुल आपको मेरे भरोसे रहना है। आप जो जर्नल किताबें हैं, स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उनको भी पढ़ते रहिए। किताबों में कोई वो नहीं है कि कौन सी किताब अच्छी है कौन सी बुरी है, लगभग सभी समान है। दूसरा कि आप एक चीज़ अभी से दिमाग में बैठा लो कि 100% नंबर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं ला सकते। जो उसकी मैक्सिमम कट ऑफ रही है आज तक, उससे आप 10 नंबर 20 नंबर फालतू लाने की सोच सकते हो। उससे ज़्यादा 100% नंबर सारे प्रश्न आपके कभी से नहीं हो सकते। सारे प्रश्न सही करने के चक्कर में पड़ोगे तो कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी। ये बात मेरे ध्यान में रखें। तो मिलते हैं हम कल हम विधायिका का पार्ट 2 करेंगे। सदस्यों की निर्योग्यताएं क्या है, विधि कैसे बनती है, कोई विधेयक कानून कैसे बनता है, ये सब हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर आपके कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, अपने दोस्तों को चैनल शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों कल।